अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे खाने के बाद पेट में बोझ महसूस होना। यानी कि जब आप खाना खाते हैं, चाहे थोड़ा ही खा लें या ज़्यादा खा लें, खाने के बाद आपको पेट में ऐसे होता है जैसे ना पेट भरा भरा, पेट फूला हुआ, थोड़ा सा भी खा लें ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया है। अगर ये कंडीशन बिगड़ जाती है तो आप पानी भी पी लें, पानी के बाद भी महसूस होता है जैसे बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, यहाँ पे बोझ है, वजन महसूस होता है। और ये तज़ाबियत की ही बीमारी है और इसमें बहुत सारी अलामात मज़ीद पाई जाती हैं। और कुछ लोग होते हैं तज़ाबियत की अलामात होने के बावजूद भी उन्हें ये मसला महसूस नहीं होता। और तज़ाबियत के तकरीबन 95% मरीज़ वो इस अलामत को फ़ेस कर रहे होते हैं, महसूस करते हैं खाने के बाद बोझ होना। क्योंकि मैदे की बीमारी, खुश्की, तज़ाबियत की बीमारी यहाँ से शुरू होती है। ये मैं आपको थोड़ा डिफ़ाइन कर देता हूँ। देखिए, खाने के बाद अगर तो इस मुकाम पे 2 पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये बोझ महसूस होता है। अगर ये चेस्ट के बिल्कुल दरमियान में, सीने के बिल्कुल दरमियान में अगर आपको बोझ महसूस हो, इससे मुराद है कि मैदे में सोज़िश है। मैदा इस मुकाम पे होता है। अगर यही बोझ पूरे पेट में हो, इससे मुराद है अंतड़ियों में सोज़िश है। अगर ये बोझ यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, तो मैदे अंतड़ियों में सोज़िश है। अब मसला क्या होता है, आप जब कोई भी खाना वगैरह खाते हैं, आपका खाया हुआ खाना मैदे में जाता है। मैदा इंसान का मुट्ठी की तरह होता है, जैसे एक गुब्बारा होता है, बलून होता है, उसमें हवा या पानी ना भरें तो वो छोटा-सा होता है। अगर उसमें हवा पानी भरते हैं, वो बढ़ जाता है, फूल जाता है। इसी तरह हमारा स्टोमक मुट्ठी की तरह होता है और इतना लचकदार होता है, फ्लेक्सिबल होता है कि जिस तरह इसके अंदर ग़िज़ा आती है, 1 रोटी आती है, 2 रोटी आती है, 3 रोटी आती है, ये उसी तरह बढ़ जाता है, फूल जाता है, गुब्बारे की तरह। जैसे-जैसे ग़िज़ा हज़म होगी, ये अपनी उसी कंडीशन में नॉर्मल में आ जाता है। अब जब मैदे में सोज़िश होगी, ये सोज़िश मैदे के बाहर वाले हिस्से पे थोड़ी होगी, लेकिन अंदर वाले हिस्से से, अंदर वाली दीवारों में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैदा अकड़ा जाता है, वो टाइट हो जाता है, वो लचक नहीं रखता कि बढ़ना, खिलना इसमें अब नहीं पाया जाएगा। अब मरीज़ जब कोई भी चीज़ खाता है, जैसे उसकी ग़िज़ा मुँह से मैदे में जाती है, मैदे की दीवारों के साथ सोज़िश के ऊपर जहाँ पे गिरती है, सोज़िश को दबाव पड़ता है। जिस तरह मरीज़ खाता जाएगा, 1-2 लुक़मे से लेके आधी रोटी, पौनी रोटी, डेढ़ रोटी, ये 1 रोटी तक खा लेता है, तो वो उसकी ग़िज़ा मैदे में आके फँस जाती है, सोज़िश को दबाव डालती है, क्योंकि मैदा लचक की वजह से बढ़ फूल नहीं सकता और यहाँ पे पड़ी-पड़ी सोज़िश को दबाव पड़ता रहता है, जिसकी वजह से मरीज़ खाने के बाद ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया है। जितनी भी भूख लगी हो, तो जैसे खाना खाएगा, भूख 2-4 लुक़मे के बाद उसकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे खाना खाता है और जब ग़िज़ा मैदे में जाती है, जल्दी हज़म नहीं होती, क्योंकि मैदे ने लचक के साथ उसे हज़म करना होता है। जब लचक नहीं होगी, अगर आप मूव करते हैं आम रूटीन में, आप सोते हैं, बोलते हैं, तो आपका मैदा इस तरह वाइब्रेट होके उसे ग़िज़ा को हज़म करता है। लेकिन जब आप मैदे की सोज़िश की हालत में चलेंगे भी, फिरेंगे भी, मैदे की वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी। मैदा स्वेल है, या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे, या आगे-पीछे हो सकता है। वो उसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ग़िज़ा जल्दी हज़म नहीं होती और पड़ी-पड़ी उसमें गैस, बदबू, तज़ाबियत पैदा होती है। यहाँ पे तज़ाबियत की अलामात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह अंतड़ियाँ पाइप की तरह होती हैं। ये पाइप है, पाइप में जब सोज़िश होती है तो बाहर से कम होती है, अंदर से ज़्यादा होती है, अंदर से फूल के इनका सुराख तंग हो जाता है। फिर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, वो मैदे में गई है, पहले मैदे में फँसी है, मैदा थोड़ी-थोड़ी हज़म करेगा, बाकी ग़िज़ा इसमें आके फँसती जाएगी, सोज़िश में फँस के गुज़रेगी, सोज़िश को दबाव पड़ेगा और जिसकी वजह से आपको पूरे पेट में दबाव महसूस होता है। खाना खाएँगे, सबसे पहले यहाँ पे बोझ होगा, जैसे ग़िज़ा यहाँ से अंतड़ियों में शिफ्ट होगी, तो उसी तरह अंतड़ियों में भी सोज़िश और दबाव महसूस होता जाएगा। फिर इस कंडीशन में अगर मरीज़ पखाना करता है, बाद दफ़ा पखाने के साथ जलन भी होती है, क्योंकि एक तो अंतड़ियाँ स्वेल हैं, पखाना अंदर फँस के गुज़रता है। जब भी मरीज़ पखाना करता है, तो फँस के प्रेस होके गुज़रता है, जिससे साइड की दीवारें शिलिंग हो जाती हैं, उनमें ख़राश पैदा होती है। वो ख़राश को जब पखाना लगता है, तो पखाने में बंदे को जलन महसूस होती है। ऊपर से जो गैस बन रही है, वो गैस भी पेट में फैलेगी, जिससे पखाना खुश्क होगा, क्योंकि गैस एक खुश्क चीज़ है। इससे पखाना भी सकता है और अंतड़ियों में भी फँस के गुज़रेगा और ये जलन इस वजह से होती है। लेकिन आम बंदा ये समझता है कि गर्मी की वजह से जलन हो रही है, तो वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जिससे मैदे की सोज़िश और बढ़ जाती है। मैदा और टाइट हो जाता है और इससे उसकी बीमारी में इज़ाफ़ा होता है। ये तो थी नाज़रीन बारी होने की वजह, लेकिन जब मैदे अंतड़ियों में सोज़िश होती है, इसके साथ मुख्तलिफ़ अलामात मरीज़ फ़ेस कर रहा होता है, जिसमें गैस का प्रॉब्लम होना सबसे आम है, खाने के बाद पेट में बोझ होना, मुँह गला खुश्क होना, सर दर्द, सर भारी, आँखों पे बोझ, गर्दन कंधों में खिंचाव, बेचैनी, आवाज़ारी, टेंशन, डिप्रेशन के असरात रहते हैं, तबीयत खुश नहीं रहती, हर वक़्त मरीज़ चिड़चिड़ापन का शिकार होता है, किसी का बोलना, किसी खुद का बोलना अच्छा नहीं लगता, मरीज़ सिर्फ़ तन्हाई पसंद होता है, वगैरह-वगैरह ये तमाम अलामात होती हैं। अब हम इनके सबब की बात करते हैं कि कौन से ऐसे सबब होते हैं जिसकी वजह से हमारा स्टोमक डिस्टर्ब होता है। देखिए, ठंडा गर्म हो जाना, ये बहुत आम प्रॉब्लम होता है कि मरीज़ का अगर स्टोमक गर्म है, यकदम फुल ठंडा पानी, शरबत वगैरह पी लिया जाए, तो मैदे में 100% सोज़िश हो जाती है। और इसी तरह अगर
खुशक गज़ा, खुशक खट्टी गज़ा दवा का इस्तेमाल किया जाए, एसिडिटी पैदा होती है, तेज़ाबियत से भी मैदे में सोज़िश हो जाती है। और इसी तरह अगर फुल गर्म चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी मैदे में सोज़िश पैदा हो जाती है। और ख़ास तौर पे सख्त गज़ाओं का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा हैवी मिर्च मसाला जात वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठंडे पानी का इस्तेमाल करना वगैरह-वगैरह, ये इसके मेन और आम सबब होते हैं। इन सबब को नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। देखिए, मैं अपनी किसी भी वीडियो में टोटके छोड़ के ये चीज़ बताना नहीं चाहता। एक किताब है, एक किताब पे पता नहीं हज़ारों बेशुमार नुस्खे होते हैं और एक मैदे के ही नुस्खे हैं। अब जो बोलने वाला, टोटके बताने वाला, वो तो आपको बता देता है कि ये 3-4 चीज़ें लें, इसे ग्राइंड करके सफ़ूफ़े इस्तेमाल करें। तो वो मैं ये कहता हूँ कि 100 में से 1 को फ़ायदा दे सकता है। अब एक की तो जान बच गई है, बाकी जो 99% है वो लोग नुकसान की तरफ जाते हैं। आप अगर टोटकों को फ़ॉलो करते हैं या आपने कभी अप्लाई किए हैं तो आपको इससे बखूब अंदाज़ा हो गया होगा। मेरा तल्लक नुस्खे टोटकों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, मेरा तल्लक इलाज के साथ है। इलाज जो होता है मरीज़ की कंडीशन, तबीयत के मुताबिक होता है। सर से लेके, सर के बालों से लेके पाँव के नाखुन तक पूरी बॉडी को मेंटेन किया जाता है। पूरी जिस्म की मेडिकल कंडीशन को नोट करके दवाई दी जाती है, जिसमें शुगर, किसी की शुगर लो है, हाई है, नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, नॉर्मल है, किसी को कब्ज़ है, किसी को मोशन लगे होते हैं, किसी के हाथ-पाँव में जलन होती है, किसी के ठंडे होते हैं, वगैरह-वगैरह मुख्तलिफ अलामात आ जाती हैं जिन्हें नोट करके दवाई दी जाती है और यही इलाज होता है। मैं आपको इलाज ही रिकमेंड करूँगा। आप अपने करीबी किसी भी अच्छे हर्बलिस्ट के पास चले जाएँ, अपना मुआयना करवाएँ और उनसे अपना इलाज करवाएँ और खुदारा नुस्खे टोटकों से बचें। आपको चाहिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।